खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो रोजा दौरे पर अपने पार्लिमानी हलके बनारस पहुंचे। आदर्श ग्राम योजना के तहत उन्होंने अपने पार्लिमानी हलके के जयापुर गांव को गोद लिया। अपने दौरे के दौरान मोदी ने इशारों में रियासत की अखिलेश हुकूमत पर निशाना साधा। लालपुर में सनती मरकज का इफ्तिताह करने पहुंचे पीएम ने कहा कि वो सेंटर को शहर में बनाना चाहते थे, लेकिन रियासती हुकूमत ने जमीन नहीं दी। इसका जवाब देते हुए वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार ने बुनकरों के बिजनेस सेंटर के लिए जमीन मुहैया कराई थी, लेकिन अगर जमीन पसंद नहीं आई हो तो मरकज नई तजवीज भेजे। पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस के बुनकरों के लिए 3,275 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। सवाल यह है कि क्या काशी के बहाने मोदी की नजर पूरे पूर्वांचल पर है? क्या बीजेपी 2017 की तैयारी कर रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की। जुमे के रोज भी इस्राएली पुलिस और फिलिस्तीनियों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि इसराइल एक साजिश के तहत मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से महरूम कर रहा है। वहीं आलमी फौजदारी अदालत आईसीसी ने इस्राएली फौज के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। सवाल यह है कि आलमी इदारे से भी फिलिस्तीनियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो जाएंगे कहां? इसी मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब मुफीद जिलानी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने बनारस का दौरा किया और वहां जयपुर गांव को गोद लिया। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए लखनऊ से शामिल हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के लीडर सीपी राय साहब और बीजेपी लीडर प्रभात झा साहब। और दरमियान में जब हम फिलिस्तीन के सिलसिले में बात कर रहे होंगे तो हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहिबुल हक साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज अपने दो रोजा दौरा बनारस का शुरू किया। दौरे के दौरान आदर्श ग्राम योजना के तहत अपने पार्लिमानी हलके बनारस के जयापुर गांव को उन्होंने गोद लिया। इस मौके पर मोदी ने बेटियों की कम होती तादाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बेटियों के पैदा होते ही 5 पेड़ लगा दें और शादी के वक्त पेड़ों को फरोख्त कर दें, इससे फायदा होगा। जयपुर में लोगों को खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि आदर्श गांव बनाने के लिए आवाम तय करें कि गांव गंदा न हो। उन्होंने गांव के यौम क़याम मनाने के लिए एक तारीख तय करने और उस मौके पर गांव से बाहर गए लोगों को बुलाने की अपील की ताकि गांव की तरक्की हो। इससे पहले मोदी सबसे पहले लालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सनती मरकज का इफ्तिताह किया और दौरे के दौरान मोदी ने वहां मौजूद 2000 बुनकरों से बातचीत भी की। जयापुर को मैंने गोद नहीं लिया है, मैं जयापुर को प्रार्थना करने आया हूं कि आप अपने सांसद को गोद लीजिए। और आपके सांसद को सिखाइए कि भाई गांव की समस्याओं का समाधान कैसे होता है। आजादी के इतने बाद भी इतने वर्ष बीत गए, हमारे गांव की हालत ऐसी क्यों रही? वो सही में रास्ता बताएगा कि देखिए, आपने दिल्ली में कि लखनऊ में बैठ करके जो योजनाएं बनाई हैं 60 साल तक बनाई है, अरबों खरबों रुपया खर्च किया है। अब कुछ हमारी सुनो और जो हम कहें वो करो। एक मैंने रास्ता उल्टा करने का प्रयास किया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार तरक्की के तई पूरी तरह संजीदा है और मरकजी सरकार को बनारस में बुनकरों के बिजनेस सेंटर के लिए मुहैया कराई गई जमीन पसंद नहीं आई हो तो वो नई तजवीज भेजें। गौरतलब है कि जुमे के रोज बिजनेस सेंटर का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म ने अखिलेश हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा था कि रियासती हुकूमत ने शहर के पास जमीन नहीं दी।
ये सेंटर थोड़ा काशी से थोड़ा बाहर बन रहा है। हमारी कोशिश ये थी कि शहर के पास ही ये बन जाए। उत्तर प्रदेश सरकार से हमने उनकी अपनी एक जमीन थी वो मांगी थी, लेकिन वो हमें मिली नहीं और इसलिए हमें थोड़ा दूर आना पड़ा। अगर विकास के लिए कोई बात है, सहयोग की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार और समाजवादी लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब जगह पसंद नहीं आई तो जगह अगर बदलना चाहें तो सुझाव भेज दें। अगर कोई जगह पसंद नहीं आए तो सुझाव हो कि ये जगह चाहिए तो हम जगह उसको भी उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि जितना बुनकर का दुख अगर उनको भारतीय जनता पार्टी समझती है उससे कई गुना ज्यादा समाजवादी पार्टी समझती है। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तज्ज़ियेकार मुफीद जिलानी साहब और फोन लाइन के जरिए चंद मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। मुफीद जिलानी साहब, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे को और जयपुर गांव के गोद लेने के मामले को आप किस तौर पर देखते हैं? बनारस के बहाने कुछ और, क्या ऐसा तो नहीं? देखिए, जयपुर गांव का जहां तक सवाल है गोद लेने का, वैसे उन्होंने एक बात सही कही कि उन्होंने खुद मतलब गोद नहीं लिया, और इसके आगे जो कही वो बात थोड़ी गलत थी, क्योंकि उसको संघ परिवार पहले ही उस गांव को गोद ले चुका है। क्योंकि उस दौरान जब वो चुनाव हो रहा था उस वक्त वहां के हाई टेंशन तार गिरने के दौरान जब मोदी जी का नाम का ऐलान हुआ था तो कुछ जश्न वश्न मनाया गया था और उसमें 5 लोग वहां के मारे गए थे। उसके बाद में संघ परिवार ने उस गांव को वो लिया था। तो ये बात जो कह रहे थे कि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये नहीं कही कि संघ परिवार पहले ही उसको गोद ले चुका है, वो वहां पर वो कर रहा है। दूसरी जहां तक बात आपने कही थी कि शायद पूर्वांचल में लोकसभा चुनाव के दौरान ही बीजेपी का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रही है और वो उसको आगे 2017 में, आपकी बात सही है, 2017 में उसको कन्वर्ट करना चाहती है विधानसभा चुनाव के। और इसका इशारा कई बार यूपी भाजपा के प्रेसिडेंट जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, लोकसभा चुनाव के नतीजे के फौरन बाद से वो कहने लगे हैं कि पहले तो वो कह रहे थे कि जब सरकार बनी थी केंद्र में मोदी जी के क़यादत में कि बस दिसंबर में नवंबर में यूपी में भी देखिए आप बदल जाएंगे। अमित शाह जी चुनाव प्रचार के दौरान कह रहे थे कि भाई जैसे ही केंद्र में सरकार बनेगी वैसे ही यूपी में भी सरकार आपकी बन जाएगी। तो ये सब बातें वो आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे मुफ्ती जिलानी साहब। इस दरमियान हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लीडर सीपी राय साहब बातचीत में शामिल हो गए फोन लाइन के जरिए। सीपी राय साहब, आपका खैर मकदम है आलमी समय में। जी शुक्रिया जी। नरेंद्र मोदी साहब के पीएम के बनारस दौरे को किस तौर पर देखा जाना चाहिए? उन्होंने जयपुर गांव को गोद लिया, हालांकि इससे पहले जयपुर गांव को संघ परिवार गोद ले चुका था, और उसमें बनारस के बहाने कुछ और तो नहीं है? जिस तरह से उन्होंने आपकी सरकार पर, जो रियासत में सरकार है आपकी, उस पर भी उंगली उठाई। पहली बात तो वो वहां से सांसद है, इसलिए बनारस का सांसद होने के नाते ये उनका कर्तव्य भी है और अधिकार भी है कि वहां का दौरा करें। जी जी। तो हम दौरे पर तो कोई सवाल नहीं उठा सकते। जी जी। जहां तक उस गांव के गोद देने का सवाल है, वो गांव 2002 में संभवतः आरएसएस ने गोद दिया था, जो इनकी मातृ संस्था है, मदर ऑर्गेनाइजेशन इनका। और इतने सालों में उसको उन्होंने कितना डेवलप किया ये तो पता नहीं, बनारस के लोग बता पाएंगे। और उसी को मोदी जी ने अब चुना है अपने गोद देने के लिए। मुझे कहीं से किसी ने सूचना दिया कि शायद ऐसा गांव है जिसमें एक मुसलमान नहीं रहता है। खैर वो जरूरी भी नहीं, गांव इस तरह के बने हैं जहां मुसलमान और हिंदू अलग अलग भी रहते हैं। तो जहां क्योंकि 3 इमारतें आरएसएस के निशाने पर रही हैं, अयोध्या, मथुरा और बनारस, वो एक अलग मुद्दा है। उस तरह का जब कोई इंडिकेशन मिलेगा तो निश्चित तौर पर उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। जी जी। पर अभी तो उनका अपना चुनाव क्षेत्र है, देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है और वो जा सकते हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है, उन्हें जाना भी चाहिए वहां। जी। और एक गांव नहीं बल्कि पूरे बनारस का बड़ा भव्य विकास करना चाहिए उनको। जी जी जी। वो काशी को क्योटो बनाने की बात कर रहे हैं, क्या वाकई उम्मीद की जानी चाहिए कि काशी क्योटो बन जाएगा, क्योटो की तरह? क्योटो हम क्यों कहें, हम ये क्यों कहें कि ये क्यों नहीं कहें कि काशी को नोएडा की तरह बना दे, काशी को बंगलौर की तरह बना दे, काशी को दिल्ली की तरह बना दे। विदेशों से ये गुलामी की मानसिकता हमारे मन से कब जाएगी कि हम दुनिया के दूसरे देशों का नाम लेकर के उस तरह सा बनना चाहते हैं? हमारे हिंदुस्तान में ही तमाम ऐसे शहर हैं
जो आदर्श हो सकते हैं जी। तो बेहतर ये होता कि यहीं के जो विकसित शहर है उस जैसा बना दे। और काशी को नहीं, मैं तो चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हर बड़े शहर को उसी तरह का बना दे। मोदी साहब उसकी मदद कर दें उत्तर प्रदेश सरकार की, कि उत्तर प्रदेश के सारे ही शहर नोएडा की तरह हो जाए। जी जी। लेकिन अपने दौरे के दौरान इशारों में उन्होंने अखिलेश हुकूमत पर भी निशाना साध दिया। मैं इस पर क्या कहूं, मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। एक व्यक्तित्व ये होता, वैसे तो प्रोटोकॉल होता है, जब देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी प्रदेश में जाते हैं तो वो प्रदेश उनका स्वागत करता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता रहा है कि प्रदेश की सरकारें अपने किसी मंत्री को भेजती रही हैं। ये अखिलेश यादव का बड़प्पन है और उनका संस्कार है कि वो चाहते हैं कि संघ राज्य की धारणा है वो बनी रहे और उसके प्रोटोकॉल का वो पालन करना चाहते हैं, उसकी सुचिता का पालन करना चाहते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने खुद अपना, जबकि उनका कार्यक्रम पहले से तय था आगरा का, फिर भी वहां पहले गए जल्दी उठ करके और उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद फिर यहाँ आए। अखिलेश जी ने अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश की कि हम विकास में आपके साथ हैं और हिन्दुस्तान का विकास 1/6 उत्तर प्रदेश जो हिन्दुस्तान का, उसके विकास के बिना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने जाकर के वहां पर एक जेस्चर शो किया, एक वो दिखाया कि हम मिलकर चलना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई हमला करना चाहता है अखिलेश यादव जी पर, ये उनका अपना व्यक्तित्व हो सकता है, उस पर हम क्या कमेंट करें, उसको मुझे लगता है जनता अपना नजरिया खुद बनाएगी। जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट और जर्नलिस्ट, उनसे जान लेते हैं। मुफीद जिलानी साहब, आपका क्या ख्याल है जर्नलिस्ट के तौर पर, जिस तरह से जमीन शहर के करीब नहीं मिलने को लेकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जो सवाल उठाया, क्या लगता है आपको? और कहीं ना कहीं से ये इशारा देने की कोशिश हो सकती है कि रियासती हुकूमत की तरफ से पूरा कोऑपरेशन शायद नहीं मिल रहा हो। देखिए, मेरा मानना यह है कि इस बात को लेकर आपसी तकरार छोड़कर अगर वाकई दोनों सरकारें संजीदा हैं, कि मरकज हुकूमत भी और रियासती हुकूमत भी, तो वो जिस काम को लेके बढ़ना चाहते हैं, जिस काम का दोनों सरकारें दावा कर रही हैं कि हम बुनकरों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस तकरार को मेरे ख्याल में दोनों को छोड़ देना चाहिए। और जहां तक मरकजी हुकूमत जमीन की बात करे, अगर मरकजी हुकूमत को पहले भी मालूम था कि ये शहर से बाहर है, तो उससे पहले भी वो यूपी गवर्नमेंट से कह सकती थी कि भाई आप जो हैं हमें ये नहीं बल्कि ये जमीन दे दीजिए। अब जब आप शिलान्यास, जब उसका वो करने चले गए हैं, संगे बुनियाद रखने गए हैं और उस टाइम एक आवाम के सामने एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि संजीदगी में कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जहां तक अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई आप कहें तो हम दे दें, उन्होंने भी अपने बचाव किया और उसका जवाब, जिस तरह से मोदी जी ने उन पर हमला किया, उसका जवाब दिया। लेकिन मैं इन दोनों से मुत्तफिक नहीं हूं। मेरा कहना यह है कि इस तरह की आपसी तकरार को छोड़कर आप संजीदगी से उस काम को करिए जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके दावे में कहीं ना कहीं खामी है और आप उसको लेकर संजीदा नहीं है। जी, सीपी राय साहब, क्या इस दौरे को, या जिस तरह से पूर्वांचल में काम किया जा रहा है, क्या इसे माना जाए कि धीरे धीरे 2017 असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी है ये बीजेपी की? देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके निगाह में हमेशा निश्चित तौर पर अगला चुनाव होता है जी, और लोकतंत्र में इसमें बुराई भी नहीं कि हर दल अपने अगले चुनाव पर निगाह रखे जी। ये उनका भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार है जी। दुर्भाग्य यह है कि जब हम किसी ओहदे पर होते हैं और ओहदे के नाते जब दौरा करते हैं तो वहां दलगत थोड़ी छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए जी। मैं व्यक्तिगत रूप से, ये पार्टी के नाते नहीं, व्यक्तिगत रूप से मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अजीब लगता है कि मोदी साहब उस अपने ओहदे के उसको जो उसका औरा है, उसका जो एक कद है, उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं और वो हर वक्त राजनीति करने और दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में रहते हैं। मुझे लगता है कि इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं कि उनको उस ओहदे का ध्यान रखना चाहिए और जब लोग उनका स्वागत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की हैसियत से कहीं वो गए हैं तो प्रधानमंत्री की हैसियत से पूरे देश को अपना मान करके उनको बात करना चाहिए। ऐसा मुझे, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इस नाते मुझे ऐसा लगता है, पार्टी के कार्यकर्ता के नाते नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी के नाते। जहां तक उस पर्टिकुलर जमीन का सवाल है, जो जमीन की चर्चा हो रही है वो पहले से प्रदेश सरकार किसी चीज के लिए दे चुकी थी और वहां पर वो सब चीजें होती हैं। अगर इनको फिर भी हमारे मुख्यमंत्री ने आज फिर भी कहा, बड़प्पन दिखाया, उन्होंने कहा कि वो कोई जमीन बताए, जो बताए अगर अवेलेबल होगी तो हम उनको जरूर देंगे। हम तो विकास में साथ मिल करके काम करना चाहते हैं लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मिलकर साथ काम करना चाहते हैं, आप हम पर हमला करना चाहते हैं, दोनों चीजें नहीं चलेंगी। जब आप राजनीतिक मंच पर जाएं, जब चुनाव के मंच पर जाएं, जब अपने पार्टी के मंच पर जाइए तो उस पर आप जो भी हमला करना चाहिए करिए। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के मंच पर बैठे तो मुझे लगता है उस वक्त देश का एक बड़प्पन जो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा कद है और जो संघीय व्यवस्था इस देश की बनाई गई है राज्यों और केंद्र सरकार की,
उसका पालन करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बड़े भाई और छोटे भाई जैसा व्यवहार दोनों एक दूसरे के प्रति करें। और हमारे मुख्यमंत्री का देखिए बड़प्पन, उन्होंने उस व्यवहार को अपने कायम रखा और खुद चल करके वहां उनके स्वागत के लिए पहुंचे। तो मुझे लगता है कि ये बड़प्पन प्रधानमंत्री जी को भी दिखाना चाहिए। और अगर कोई उनकी शिकायत थी, कुछ कहना है, कोई निर्देश देना है, ये कोई अपेक्षा करते हैं वो बनारस के बारे में या कहीं के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, वो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात यानी मुद्दों को लेकर संजीदा होना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और आपसे उसका जवाब जानना चाहेंगे। क्या लगता है बनारस की जब बात होती है तो बुनकरों की भी बात होती है, बुनकर को लेकर कितना संजीदा है? क्योंकि उनको ही लेकर यह सियासत सामने आई है कि उनको लेकर जो सेंटर बनाए जा रहे हैं उनके सिलसिले में, उसको लेकर जमीन यहां नहीं वहां नहीं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है क्या वाकई उन्हें सही तरीके से एड्रेस किया जा सकेगा या जिस तरह से पास्ट में होता आया है कि ये सियासत में ही उलझ कर रह जाएगा मामला? विल पावर होनी चाहिए। जब नीयत साफ होती है तो सभी कुछ हो जाता है। आखिर इस 2.5 साल में अखिलेश यादव जी की सरकार में तमाम अपने वादे पूरे किए। बुनकरों की भी कर्जा माफी से लेकर के और जो सुविधाएं देने की बात थी, बिजली की सुविधाएं, वो सारी देने की कोशिश की। 2.5 साल का समय किसी प्रदेश के और किसी उसकी जिंदगी के लिए बड़ा छोटा समय होता है। एक कोई नया कारखाना भी आप बिजली घर पे शुरू करते हैं तो उसको 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। सड़क बनाना शुरू करते हैं 2.5 साल, 3 साल लग जाते हैं, पुल में लग जाते हैं। लेकिन जिस तरह से 2.5 साल में अखिलेश यादव जी ने अपने वादे पूरे किए और बड़े बड़े काम करके दिखलाए हैं, ये विश्वास करना चाहिए कि अखिलेश यादव जी लगातार मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो जो वादे उन्होंने कह के अब तक पूरे किए हैं, वो जवान वाले आदमी हैं और आगे भी उनको पूरा ही नहीं करेंगे बल्कि उनके दिमाग में यानी अब हम उम्मीद करें कि बुनकरों की जो समस्या है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो संजीदगी से हल होगी और बुनकरों की प्रॉब्लम सियासत में नहीं उलझेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीपी राय साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। शुक्रिया। मुफीद जिलानी साहब मुख्तसरन जानना चाहेंगे, बुनकरों की जो प्रॉब्लम्स है उस पर हमेशा सियासत होती रही, चाहे बनारस की बात करें और दूसरे शहरों की बात करें, भागलपुर की बात करें, हमेशा उस पर सियासत होती रहती है। क्या वाकई उनकी प्रॉब्लम्स हल भी होंगी? उनकी जो हालत है, हालत जार जो है, क्या उससे वो निकल भी पाएंगे या उस पर सिर्फ सियासत ही होती रहेगी? देखिए, जो आज का प्रोग्राम था, वजीर आजम की हैसियत से नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे और उस प्रोग्राम उसका संगे बुनियाद रखा था उन्होंने सेंटर का। लेकिन एक बात जो दूसरी साइड में थी वो ये थी कि बहुत बुनकर ऐसे थे जो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, उनको जाने नहीं दिया, मोदी जी से कोई बात ही नहीं होने दी। मतलब मोदी जी की ना बात वो सुन पाए ना वो अपनी कुछ बात कह पाए। और वो ऐसे बुनकर थे जो मतलब यहाँ पर मतलब ऐसे जो गरीब तबके के हैं, जो वाकई जिनको बुनकर कहना चाहिए, जो परेशानी से और अपनी आर्थिक बदहाली से गुजर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि वहां पर जो प्रोग्राम हुआ जिसमें जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2000 बुनकरों से भी उन्होंने मुलाकात की, मेरे ख्याल में वो बुनकर नहीं थे बल्कि वो लोग थे जो उसका बिजनेस करते हैं, जो वो उत्पाद करते हैं और उस उत्पाद को बेचने वाले थे, ट्रेडिंग करने वाले लोग थे। यानी फिर वही हुआ बुनकरों की उनकी तरफ मेरे ख्याल में कोई उलझ नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों संजीदा हों और जो बुनकर हैं उनकी जो हालतदार है, उनकी जो माशी बदहाली है उस पर नजर रखें, उसको किसी न किसी तौर पर दूर करने की कोशिश करें। यकीनी तौर पर जो सेंटर कायम किया गया है बुनकरों के डेवलपमेंट के लिए, उनके मफाद के लिए, वो फ़आल तरीके से काम करे। हम यही चाहेंगे ताकि उनकी हालत में सुधार आए। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे फिलिस्तीन के बारे में कि मुसलसल इसराइली फौज के मजालिम फिलिस्तीनियों पर जारी हैं। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने भी इसराइली फौज के खिलाफ किसी तरह के इकदाम से इनकार कर दिया है जब उन्होंने तुर्की के एक जहाज फ्रीडम फ्लोटिला को 2010 में उसको मार गिराया था, उसे डुबो दिया था, ये कहकर कि उससे गजा में फूड सप्लाई नहीं किया जा रहा है बल्कि उसमें असलहा ले जाया जा रहा है। उस मामले में आईसीसी ने इनकार कर दिया है कि कोई कार्रवाई करने से। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहिबुल हक साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है,
इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तजज़ियाकार मुफीद जिलानी साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर, इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर मोहिबुल हक साहब। आपका खैर मकदम है। फिलिस्तीनी शहर यरूशलेम में जुमे की नमाज के बाद नमाजियों और इस्राएली पुलिस के दरमियान पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिसमें दर्जनों फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन के खिलाफ आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज किया। वहीं मुजाहिरीन ने भी इस्राएली पुलिस अहलकारों पर पथराव किया। फिलिस्तीनी इस्राएली हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका इल्जाम है कि इसराइल एक साजिश के तहत मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने से महरूम कर रहा है। आपको बता दें कि मस्जिद अक्सा के आसपास कई दिनों से फिलिस्तीनी मुजाहिरीन और इसराइली पुलिस में झड़पें हो रही हैं। गुज़श्ता हफ्ते इसराइल ने मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव के बाद इसराइल को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। आलमी फौजदारी अदालत ICC ने इसराइली फौज के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया है। इसराइली फौज पर 2010 में गजा जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला जहाज पर हमला करने का इल्जाम है। इसराइली कमांडरों के इस जहाज पर हमले में 10 तुर्की रजाकार हलाक हो गए थे, मगर ICC का कहना है कि इस हमले के दौरान जंगी जराइम का इर्तिकाब तो किया गया था और उसकी ठोस वजूहात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद ICC का कहना है कि इस वाक़े की ऐसी तहकीकात नहीं की जाएगी जिसके बाद जंगी जराइम का मुमकिना मुकदमा चलाया जा सके, क्योंकि इसराइली कमांडरों का हमला संगीन नौयत का नहीं था। तुर्की के रजाकारों ने बहरी जहाजों पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला के जरिए इसराइली मुहासरा तोड़ने और गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों के लिए इमदादी सामान ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन इसराइली बहरिया के कमांडोज ने 31 मई 2010 को उन पर हमला कर दिया था। इसराइली फौज की फायरिंग से 10 तुर्क रजाकार मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे। I have determined that there is a reasonable basis to believe that war crimes under the jurisdiction of the International Criminal Court were committed on one of the vessels, the Mavi Marmara, when Israeli Defense Forces intercepted the flotilla on the 31st of May 2010. स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मुफीद जिलानी साहब। मुफीद जिलानी साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से अगर हम फिलिस्तीन की बात करें और मस्जिद अक्सा की बात करें, मुसलसल कहीं ना कहीं से फिलिस्तीनियों का इल्जाम है कि इसराइली फौज, इसराइली हुकूमत किसी साजिश के तहत मुसलसल वक्तन फवक्तन ऐसा करती रहती है कि मस्जिद अक्सा से उन्हें मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को दूर रखा जाए और उस पर पाबंदी लगा दी जाती है एंट्री पर। क्या कहेंगे, क्या वाकई ये इसको कहां तक जायज मानते हैं और आलमी बरादरी क्यों खामोश तमाशाही बनकर देखती रहती है? इस मर्तबा भी वही हुआ, जब आलमी बरादरी पर दबाव पड़ा तब उसने इसराइल पर कहीं ना कहीं से पाबंदी हटाने का जोर दिया। देखिए, मस्जिद अक्सा से मुसलमानों को दूर रखने का तो कोई जवाज ही नहीं है। वो बिल्कुल ही गलत फेल है इसराइल का, और इस तरह से उसको नहीं होना चाहिए। और लाइन पे है कि नहीं वो आलमी बरादरी देर में ही सही, लेकिन जागी और उसने दबाव बनाया, जिसकी वजह से उन्होंने इसराइल को पाबंदी हटानी पड़ी। और मैं समझता हूं कि फिलिस्तीनियों का ये इल्जाम दुरुस्त है कि इसराइल जो है बार बार इस तरह की साजिश रचता है और उनमें दहशत पैदा करने की कोशिश करता है कि ताकि वो मस्जिद अक्सा की तरफ ना आए, और इसको बराबर एक मुकम्मल इसका हल निकलना चाहिए। आलमी बरादरी को इसराइल पर यह दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह की हरकतें वो बार बार ना करे। और जहां तक इंटरनेशनल कोर्ट की बात है, तो इंटरनेशनल कोर्ट कभी भी ऐसा कोई इकदाम वो नहीं उठाता जिसमें इसराइल की या अमेरिका की मर्जी ना हो। और क्योंकि इसराइल के खिलाफ ये मुकदमा चलना है,
युद्ध उसका जंगी जराइम का मुकदमा चलना है, तो इसको कैसे इंटरनेशनल कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा? तो वो कुछ ना कुछ बहाने करके कि साहब उस नौयत का वो हमला नहीं था, उस तरह से वो नहीं किया गया था जिसको जंगी जराइम माना जाए। मैं समझता हूं कि इसको एक संजीदा तौर पर आलमी बिरादरी को इस पर भी दखल देना चाहिए, जैसा कि मुझे उम्मीद नहीं है कि वो इस मामले में इस तरह से दखल देगी। और मस्जिद अक्सा के पाबंदी को जरूर उसने आलमी बिरादरी ने एक्सेप्ट किया कि ये गलत है और उस पर इसराइल पर दबाव बनाया और उसे हटाया गया। लेकिन ये क्योंकि बार बार इसराइल इस तरह की हरकतें कर रहा है, तो इसको आलमी बिरादरी को बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास करके उस पर उसको इंतबाह करना चाहिए। किस तौर पर देखते हैं आप? क्या आईसीसी के फैसले को, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो ऐसा लग रहा है कि गैर जानिबदार फैसला नहीं है? बिल्कुल, मैं तो पहले ही कह रहा था कि वो जानिबदार है। उसमें जब कोई जहां पर इसराइल के ऊपर जुर्म आयद होने के हालात हैं, तो उसमें कैसे इंटरनेशनल कोर्ट तो वो ही करता है जो अमेरिका चाहता है, और अमेरिका वो चाहता है जो इसराइल चाहता है। अभी तक तो फिलिस्तीन और इसराइल के तनाजे को लेकर अगर देखें, ऐसे फैसलों में अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर क्यों नहीं दिखा पाती, क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाती, जहां पर इस तरह से नाइंसाफी हो रही हो, जाहिर तौर पर सामने नजर आ रही हो? उसमें आलमी बिरादरी का अभी तक जो भी रवैया रहा है वो यही रहा है कि वो अमेरिका के दबाव में आकर सारे फैसले करती है। सिक्योरिटी काउंसिल हो या अक़वाम मुत्तहिदा, जहां भी होते हैं वहां पर अमेरिका के खिलाफ या इसराइल के खिलाफ कोई करारदाद पास भी हो जाती है, तब भी उस पर अमल नहीं होता है। और इसी तरह इंटरनेशनल कोर्ट है कि वहां पर जो अमेरिका चाहता है और वही इंटरनेशनल कम्युनिटी उसका आगे बढ़ाती है, और अगर उसके खिलाफ भी हो तो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और ना इसराइल एक्सेप्ट करता है। दूसरे जो अमेरिका के दोस्त ममालिक हैं उनको वो अपना राजी कर लेता है। तो इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस तरह जो है इसराइल के खिलाफ कोई भी इकदाम करने को में अपने को मुकम्मल नहीं पाती, अपने को कमजोर महसूस करती है। तो यही वजह है। और इंटरनेशनल आलमी बरादरी को, हालांकि इस मामले में जो 2010 से मामला चल रहा है, यहां पर आलमी बरादरी को मजहबी आजादी में के प्रैक्टिस में रखना डालने की बात, और कहीं ना कहीं से फ्रीडम ऑफ जो रिलीजन की बात है वो नजर नहीं आती जब मस्जिद अक्सा में एंट्री पर पाबंदी लगाई जाती है। तो देखिए, अभी उसने आलमी बरादरी ने पता नहीं किस दबाव में, किस तरह का दबाव हुआ जो एक्सेप्ट कर लिया और उसने पाबंदी हटाने को इसराइल से कहा। लेकिन मैं समझता हूं, मेरा मानना यह है कि आलमी बरादरी को इस फैल को एक करारदाद मंजूर करके इसराइल पर यह दबाव बनाए कि वो आगे मुस्तकबिल में इस तरह की पाबंदी ना करे और फिलिस्तीनियों को वहां पर नमाज पढ़ने की बराबर मुस्तकिल तौर पर इजाजत दे। आज इसराइल का रवैया यह है कि फिलिस्तीनियों को वो उन पर हमला करते, उनको मस्जिद में दाखिल होने से रोकती, उन पर दहशत पैदा करने की कोशिश करती ताकि फिलिस्तीनी वहां पर ना आए और एक तरह से उस इलाके में पूरी तरह इसराइल फौज या इसराइली जो एहलकार हैं उनका कब्जा बना रहे। तो ये आलमी बिरादरी की, आप सही कह रहे हैं, जिम्मेदारी है कि उसको एक एक मुकम्मल एक उसका हल होना चाहिए और इसराइल को, इसराइली फौज, यानी इसराइल की जो जारहियत है, जो कम से कम जो मजहबी आजादी में जो रखना डालने की जो उसकी कहीं ना कहीं से वो जो साजिश का इल्जाम है उस पर आलमी बरादरी को संजीदा होना चाहिए। आलमी बरादरी को कहीं ना कहीं से इसराइल पर मुसलसल दबाव बनाए रखना चाहिए कि कम से कम एक तो वो जुल्म रोके, जुल्म खत्म करे फिलिस्तीनियों पर, और दूसरे कि मस्जिद अक्सा में पाबंदी का उसको इसराइली फौज या हुकूमत को कोई हक नहीं है। अगर फिलिस्तीनी वहां जाकर नमाज अदा करना चाहते हैं तो यकीनी तौर पर यह जिम्मेदारी आलमी बरादरी की है कि वो इसको यकीनी बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया मुफीद जिलानी साहब स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।